प्राचीन इतिहास की कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आए जो यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। खासकर रहा है कम से कम 80% रिपीटेड पर्सन आएगा, तो इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे से सीखना है। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया, या तांबे का पहली बार उपयोग किस युग में किया गया? तो ये ताम्र पाषाण काल में किया गया, यानी ताम्र पाषाण युग में इसका तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया गया। थोड़ी इसकी डिटेल समझते हैं। इसकी डिटेल ये है, ताम्र पाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। ये लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का एक भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर औजारों के साथ साथ तांबे के औजार का भी उपयोग करने लगा था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। मतलब हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम हमें बताना है। तो हड़प्पा का एक लोथल जो होता है, ये वाला इसका बिल्कुल करेक्ट है, लोथल। लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह है, इसे आपको याद रखना है। इसकी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है, लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है। ये भारत के गुजरात राज्य में बोगावा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1955 से 60 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। लोथल को किसी मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल के पूरब भाग में 223 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा और 38 मीटर गहरा गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल्स की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का यूज किया गया। मतलब किस तकनीकी का यूज किया गया? ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, मोमलोपी ढलाई कास्टिंग। यानी कौन सी की गई थी? मोमलोपी ढलाई कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। ये आपको याद रखना है। इसकी डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो डिटेल में ये है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल्स की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई तकनीक का प्रयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नागरिक सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचमी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था। उन्होंने ये भाषा को कहा था, यानी हिंदवी। क्या कहा था? हिंदवी। ये भी आपको याद रखना है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और यही पुलिस में आएंगे क्वेश्चन, आपको अच्छे से इन्हें तैयार कर लेना है। पाँचवीं छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा। छठी, पाँचवीं और शताब्दी ईसा पूर्व में सिंध नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया। तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और भी हिंदवी कहा। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृत की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया? तो वहां पे किसे नहीं दर्शाया गया? गाय को नहीं दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया गया? तो हड़प्पा काल का
कौन सा नगर 3 भागों, ये धोलावीरा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसकी डिटेल में समझते हैं इसे। हड़प्पा काल का पूरा स्थल धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खादिर में स्थित है। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण और व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग, जिसे पुर की संज्ञा दी गई है, इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है, जिसे निचला शहर या अबम नगर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से कौन नहीं संबंधित है, यानी पाटलिपुत्र नहीं संबंधित है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो पाटलिपुत्र नहीं संबंधित है। ये आपको याद रखना है। बाकी ये इनका सभी का संबंध किससे है, सिंधु सभ्यता से है। अब इसको डिटेल में जरा समझते हैं। लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी तथा वृत्ताकार अग्नि वेदिका, रोपण से प्राप्त वस्तुएं तांबा की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निकुंड आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, जहां तृतीय बौद्ध आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष मोगलिपुत्तिस थे, जो कि एक शासक अशोक से संबंधित थे। अतः पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं थी। ये आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका बी अर्थ होगा, मतलब मृतकों का टीला। इसे बोल सकते हैं माउंड ऑफ द डेड, इसे भी हम बुला सकते हैं, मृतकों का टीला। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे, इन्हें हम इसी नाम से जानते थे, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सत्य है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ये पॉइंट ही सत्य है, बाकी नहीं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला। यानी सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला, ये मिला है सुरकोटदा में। ये याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला, सुरकोटदा में मिला। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब जितनी भी वैदिक सभ्यता हैं, जो उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हें हमें पढ़ लेना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के। क्वेश्चन है पहला, उपनयन समारोह से तात्पर्य है। उपनयन समारोह से तात्पर्य है, तो उपनयन समारोह से तात्पर्य है अपनी ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन यूपी के सारे जो प्रीवियस ईयर जो अभी एग्जाम हुए उनमें पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। ये पुलिस में 100% छपने वाले क्वेश्चन हैं। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागे होते हैं, जिन्हें सत, रज और तम कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, सत, रज, तम का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से आज तक, आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। आगे पॉइंट है नेक्स्ट, पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। बालकों को क्या कहा जाता था, द्विज कहा जाता था। और पहले ये
अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्म कांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया। सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा। ये आपको याद रखना है। सत्यमेव जयते, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते। ये एग्जाम में, हर एग्जाम में छपता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसे आपको नहीं बोला। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। मुंडको उपनिषद अर्थवेद से संबंधित है। यही पूछ दिया जाता है कि मुंडको उपनिषद किससे संबंधित है? तो ये किससे? अर्थवेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। ये आपको याद रखना है। वेदों का गद्य प्रकरण क्या कहलाता है? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के गद्य प्रकरण जो कहलाते हैं, इनको आपको याद रखना है। ये हमारे कहलाते हैं वेदों के गद्य पद। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, यानी ब्राह्मण। क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण। ये आपको याद रखना है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? यानी ब्राह्मण कहलाते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपका क्वेश्चन इससे अगर संबंधित आता है तो वो नहीं गलत होना चाहिए। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक, आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला। इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। उपनिषद, उपनिषद की बात करें, उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या आत्म विद्या का प्रकाशक है। उपनिषद शब्द 3 शब्द उपनिष नि प्लस सद के संयोजन से बना है। उपनिकट, नि श्रद्धा, सद बैठना। अतः उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ शिष्य, शिष्य का गुरु के निकट उपदेश प्राप्ति करने के लिए श्रद्धा पूर्वक परमत्व का गूढ़ उपदेश सुनने के लिए बैठाना। ये वेदों के अंतिम भाग हैं। इन्हें वेदांग कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के लिए सिद्ध ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो आप उपनिषद, ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है उपनिषद। ये आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में छपेंगे। आपको इनको मिस नहीं करना है। सारे क्वेश्चंस 1 से 2 बार आप जरूर देखें। ये आपके क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका डिटेल जो है वो समझते हैं। उपनिषद हिंदी धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक व्यंगमय के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी दाराशिकोह ने उपनिषदों को फारसी अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया? तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इंद्र की महत्ता का वर्णन किया गया है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल, 128 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र या होता कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए
250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र को वृत्रासुर, हंता, सुरभिद, सुरंदर, सोमापा, मदवान आदि नामों से उद्घोषित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो बेटा प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद है। क्या है ऋग्वेद? ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। इसके वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया। ऋग्वेद के काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। बाल गंगाधर तिलक वैदिक सभ्यता का आरंभ 6000 ईसा पूर्व में मानते हैं, जबकि याकोबी 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र किया जाता है? तो अपराध और अपराधी का किया जाता है न्याय मीमांसा का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें राजा के कर्तव्य विस्तृत कर प्रणाली सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो ये हैं ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और लाइक करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।